बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेटा जी, अभी हम जमात पंजम की मुआशरती उलूम का बाब नंबर पंजम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जोग्राफिया, जियोग्राफी। इसमें सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि सोचें और बताएं। सोचें और बताएं वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। आपने गौर से इसको पढ़ना भी है और साथ में इसका जवाब भी देना है। वो ये कि नक्शा और ग्लोब में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि बेटे, जो नक्शा होता है ना, वो सिर्फ ज़मीन के मखसूस हिस्सा को ज़ाहिर करता है। ठीक है, लिख आप खुद लीजिएगा, मैं इसको बता देता हूँ। आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं स्टॉप करके दोबारा। ठीक है, तो सिर्फ बोलना ही काफ़ी होगा मेरा यहाँ पे। नक्शे का मैंने ये बताया बेटे कि ये जो नक्शा होता है ये सिर्फ जो है वो ज़मीन के मखसूस हिस्सा को ज़ाहिर करता है, जबकि ग्लोब जो है वो पूरी ज़मीन को ज़ाहिर करता है। तो इतना सा जवाब इसके लिए काफ़ी होगा। इसके बाद कहा है नक्शे के अनासर तहरीर करें। ये हम अगले सफ़े में पढ़ेंगे भी बेटे। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि नक्शे के जो अनासर होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास उसकी हुदूद होती हैं, फिर समतें होती हैं। ठीक है, जिसको हम मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जुनूब कहते हैं। अलामती फ़हरिस्त होती है, हम कुछ अलामतें इस्तेमाल करते हैं उसमें। उसके बाद बेटे उन्वान होता है, उस नक्शे का उन्वान होता है कि वो किस किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद पैमाना होता है कि उसमें जो पैमाइशें हैं उसका पैमाना क्या है। ठीक है, इसकी मज़ीद वजाहत हम इस सबक में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। जी बेटा, इसके बाद हमें बताया गया है कि नक्शे की महारतें और ग्लोब, मैप स्किल्स एंड ग्लोब। ठीक है, ग्लोब आपने बेटे अक्सर देखा होगा कि आप कभी किसी ऑफिस में जाएं तो वहाँ पे एक गोल सा गेंद की तरह का एक टेबल के ऊपर पड़ा होता है जो घूमता है। उसके ऊपर जो है वो नक्शे की तरह का स्टिकर लगा होता है, वो ग्लोब होता है। यानी वो हमारी ज़मीन को, जो प्लेनेट अर्थ है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको जाहिर करता है, इसलिए उसको ग्लोब कहते हैं। वो जो है वो एक गेंद की शक्ल का होता है। इसके बाद बेटा यहाँ में बताया गया है कि किसी जगह या मकाम को तलाश करने के लिए नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नक्शा ज़मीन या इसके किसी खास हिस्से की तस्वीरी खाका होता है, तस्वीरी खाका होता है। ये नक्शा की तारीफ बता दी जो मैं पहले पूछी भी थी उन्होंने। ठीक है, कि नक्शा जो है वो ज़मीन या इसके किसी खास हिस्से का तस्वीरी खाका होता है। जैसे बेटे यहाँ कहा गया कि नक्शा जो है वो किसी घर या स्कूल का भी हो सकता है और किसी कस्बे, शहर या मुल्क का भी हो सकता है। नक्शों की मदद से हम आबी ज़खायर जैसे समंदर, दरिया वगैरह भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनकी मदद से हम इन तक पहुँच सकते हैं। जी बेटे, आगे हमें बताया गया अगले सफ़े पे कि नक्शा यानी मैप के बारे में मज़ीद उसकी वजाहत की जा रही है कि ज़मीन या इसके किसी हिस्से को एक हमवार सतह पर, हमवार यानी एक, जैसे हम कह लें कि हमारे पास पेज है या बिल्कुल एक सीधी सतह। ठीक है, ना हमवार का मतलब होती है कि जिसमें गड़े हो, ऊंच नीच हो, लेकिन हमवार का मतलब होता है जो बिल्कुल प्लेन हो, एक ही लेवल की हो। ठीक है बेटे, एक हमवार सतह या कागज़ पर जाहिर करने को नक्शा कहते हैं। ठीक हो गया, ये एक और हमें बता दिया कि नक्शा किसे कहते हैं। यहाँ पे आप वो पिछले सफ़े वाला जो लिखना चाहें वो भी लिख लें, ये लिखना चाहें ये भी ठीक है। नक्शे ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ पैमाइशों में बनाए जाते हैं। नक्शों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नक्शे के अनासर के नामों का इख्तसार बोल्ड्स कहलाता है। ठीक है, यानी मुख्तसर जो होता है, जो मुख्तसरन जो है वो नक्शे के जो अनासर होते हैं, अंसर होता है कोई एक हिस्सा, कोई एक चीज़, उसको जो जाहिर करता है। ठीक है, उसको बोल्ड्स कहते हैं। जैसे ये देखें मेरा बेटा, यहाँ पे यहाँ लिखा है बॉर्डर। ठीक है, यानी हुदूद, फिर इसको बी से जाहिर किया जाता है। ओरिएंटेशन को ओ से जाहिर किया जाता है, यानी सम्मतें। इसी तरह लेजेंड, ये अलामती फहरिस्त होती है। टाइटल, इसका मतलब उन्वान होता है। इसी तरह स्केल यानी पैमाना। ठीक है बेटे, अब इनकी भी मजीद वजाहत जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखें एक नक्शा जो है वो हमें बनाकर दिखाया गया है और उसको फिर ऐसे ही जो उसके उन्वान हैं या उसके जो बोल्ड्स हैं उनके बारे में हमें बताया गया है। कैसे कि ये देखें बेटे, यहाँ ये जो सम्मतें इनको जाहिर किया गया है और ये हुदूद हैं इस नक्शे की। ये देखें आप, सबसे पहले ये हुदूद, ये जो ब्लैक कलर की आपको स्याह रंग की बाहर नज़र आ रही बाउंड्री, इसको हुदूद कहते हैं। और ये सम्मतें हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा हम ऐसे भी लिखा देख लेते हैं, इस तरह लाइनें लगी होती हैं और एक तरफ जो है वो ईस्ट लिखा होता है। ठीक है, और इसके दूसरी तरफ वेस्ट लिखा होगा। ठीक है, और इसी तरह इधर नॉर्थ और इधर साउथ, इस तरह भी लिख दिया जाता है, इस तरह भी लिख दिया जाता है जैसे ये। ठीक है, अच्छा ये पैमाना है यहाँ पे दिया गया। ठीक है,
और यहाँ उन्वान दिया गया कि ये नक्शा जो है वो किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, यानी पाकिस्तान का ये इंतज़ामी तकसीमी नक्शा है, यानी इंतज़ामी जो तकसीम है ना उसका नक्शा है ये वाला जो दिया गया है। इसके बाद अगर हम मज़ीद इसमें देखें कि यहाँ पे अलामती फहरिस्त दी गई है, यानी इस नक्शे में ये चीज़ें हमें ज़ाहिर की गई हैं। जैसे दारुल हुकूमत है, इस पर ये जो एक डिब्बा सा बनाया होगा, यानी जिस जगह पर आपको ये डिब्बा नज़र आएगा वो किसको जाहिर करेगा कि वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। जैसे देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कि किस जगह पर है ये इस यहाँ पर है, ये जहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर दिया, दायरा लगा दिया है। इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इसी तरह हेड क्वार्टर सूबा कौन सा है यहाँ पर, पेशावर। तो यहाँ पर जहाँ पेशावर होगा वहाँ पे हमें क्या नजर आएगा, एक दायरा नजर आएगा, ये देखें, ठीक है। इसी तरह बैनुल अक़वामी सरहद, इसको इस तरह की लाइन से जाहिर किया गया, ये देखें, ये जो लाइन है यानी थोड़ी सी लंबी लाइन फिर एक डॉट, फिर थोड़ी सी लंबी लाइन फिर डॉट, फिर थोड़ी सी लंबी लाइन फिर डॉट, ठीक है। इसी तरह सूबाई सरहद जो है इसको बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन फिर छोटी लाइन, यानी इसको जो है वो डॉटेड लाइन भी कहते हैं। लेकिन डॉटेड लाइन इस तरह की है कि इसमें ख़ास तरतीब है कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान की सूबाई सरहद है, ठीक है, या ये बैनुल अक़वामी सरहद है। इसी तरह वर्किंग बाउंड्री ये इस तरह से कि एक बड़ी लाइन फिर एक उससे छोटी फिर बड़ी फिर छोटी। इसी तरह लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, LOC जिसे कहते हैं, वो डॉटेड है, ये देखें यहाँ पे इसमें ये डॉटेड लाइंस है। इसी तरह दरिया जो हैं उनको ये ब्लू कलर से शो किया गया है, नीले रंग से दरियाओं को शो किया गया है, ठीक है बेटा जी। ऐसे जो हैं वो फिर हमें नक्शों के बारे में तफसील बताई जाती है उसी जगह पर, यानी उसी नक्शे के पास, उसी नक्शे के अंदर जहाँ वो बनाया जाता है। मजीद हम पढ़ेंगे, हमें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और कि नक्शे के अनासर की तफसील दर्ज झैल है। अब जो नक्शे के अनासर हमने पढ़े थे उनकी तफसील हमें बताई जा रही है कि सबसे पहली बात, सबसे पहला जो हिस्सा नक्शे का वो हुदूद होता है, ठीक है, यानी उसकी हुदूद होती हैं। अच्छा, इसमें मजीद आगे बढ़ने से पहले उन्होंने हमें कहा है कि ज़रा रुकें और बताएं कि सानवी जो समतें होती हैं उनके नाम बताने हमने, सानवी समतों के हमने क्योंकि नाम बताने हैं तो यहाँ नीचे ही इसका जवाब बता दिया गया है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये जो हैं ये वाली जो समतें होती हैं, शमाल मशरिक, शमाल मगरिब, जुनूब मगरिब और जुनूब मशरिक, ये जो समतें हैं बेटे इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सानवी समतें, ठीक है बेटे। अच्छा, अब इसके बाद हम दोबारा आते हैं वापस हुदूद की जानिब। हुदूद में सबसे पहले हमें बताया गया इसमें कि नक्शे की हुदूद से मुराद इसके चारों समत लगी लाइनें हैं जो इसे एक तस्वीर के फ्रेम की तरह बंद कर लेती हैं, इसे हाशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी कि ये देखें, आप दोबारा मैं वापस आया हूँ पिछले सफ़े पे, इसमें ये देखें, ये जो लाइन है ये स्याह रंग की जो इसका एक मुरब्बा सा बना रही है इस नक्शे का, इसको इसकी हुदूद कहते हैं, ठीक है बेटे। आगे जाते हैं समतों की तरफ। समतें यानी ओरिएंटेशन, इसकी नक्शे पर समत को मालूम करना ओरिएंटेशन कहलाता है। शमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब चार बुनियादी समतें हैं, ठीक है, ये बुनियादी समतें हैं। और इसी तरह ये हमारे पास जो मजीद समतें होती हैं उनको इंटरमीडिएट या सानवी समतें कहते हैं, जो हमने अभी इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल में, एक जायद सवाल में पढ़ा हमने, ठीक है बेटे। तो बुनियादी समतें चार होती हैं, हमें पता है, ये छोटी क्लास के बच्चों को भी पता होता है ये बात कि मशरिक, मगरिब और शमाल, जुनूब, इनको बुनियादी समतें कहते हैं। लेकिन अभी आपने ये भी याद रखना है कि कुछ समतें सानवी भी होती हैं जिनको शमाल मशरिक कहते हैं, जुनूब मशरिक कहते हैं और जुनूब मगरिब या शमाल मगरिब। इसके बाद आगे है बेटे अलामती फहरिस्त, इनको लेजेंड्स कहते हैं। अच्छा, लेजेंड क्या होते हैं, कहता है ज़मीनी खदोखाल मसलन पहाड़, मैदान, सहरा, दरख्तों, पौधों, सड़कों और अमारात वगैरह को जाहिर करने के लिए नक्शों पर ख़ास अलामात इस्तेमाल की जाती हैं। नक्शे पर अलामात को एक फहरिस्त की सूरत में दिखाया जाता है जिसे अलामती फहरिस्त कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर इस तरह की जो अलामत होती है इसको रेलवे पुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ पुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कच्ची सड़क के लिए, ये पक्की सड़क के लिए, ये रेलवे लाइन के लिए, नीचे दरख्त के लिए यानी दरख्तों को जाहिर करने के लिए, ठीक है। इस तरह कॉन्टोर्स के लिए, दरिया के लिए, ज़ेरे काश रकबा के लिए और बस्ती के लिए, ठीक है बेटा जी। आगे बढ़ते हैं हम मज़ीद, इसमें इस सफ़े पे उसमें लिखा है टाइटल यानी उन्वान। उन्वान क्या होता है, कहते हैं नक्शे को एक उन्वान दिया जाता है जो नक्शे में सबसे ऊपर वाज़े हुरूफ में लिखा जाता है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि अलामात को
मुरव्विजा अलामात या रवायती अलामात भी कहते हैं, ठीक है, यानी कन्वेंशनल साइंस भी कहते हैं इनको। ये जो अलामात हमने पढ़ी इनको क्या कहते हैं, मुरव्विजा अलामात या रवायती अलामात। आगे बढ़ते अगले सफ़े पे बेटे। इसमें ये याद रखना है ये वाला मौजू पढ़ने से पहले कि इसमें हमारे पास जो तफसीली सवाल है मश्क में, उसमें जो सवाल नंबर 2 है उसका जवाब इसमें मौजूद है। तो जो जब आप पढ़ रहे हो इसको तो गौर से सुनिएगा भी, इसको याद भी कीजिएगा, ताकि जब आप मश्क को हल करें तो आपको पहले ही उसका जवाब आता हो, ठीक है बेटे। तो यहाँ बताया गया है पैमाना के बारे में, ठीक है। नक्शे में एक हिस्सा होता है पैमाना, जमीन और नक्शे के फासले को एक खास निस्बत से दिखाया जाता है, इसे पैमाना कहते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ से सवाल का जवाब शुरू हो रहा है कि पैमाने की मदद से हम नक्शे पर मौजूद मकामात के दरमियान ज़मीनी फासला मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैमाने की इकसाम के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ स्केल्स। आमतौर पर पैमाने की 3 इकसाम होती हैं, यानी नक्शे में जो पैमाना होता है उसकी 3 इकसाम होती हैं। सबसे पहले खती पैमाना, दूसरे नंबर पे आता है बयानिया पैमाना, यानी खती पैमाने को कहते हैं लीनियर स्केल, और बयानिया पैमाने को कहते हैं स्टेटमेंट स्केल। तीसरे नंबर पे आता है कसर एतबारी पैमाना, यानी फ्रैक्शनल और रेशो स्केल। अब तीनों तरह के स्केल्स को मजीद तफसील से हमें बताया गया है कि खती पैमाना क्या होता है, यानी लीनियर स्केल क्या होता है। तो देखें यहाँ पे कहता है ये पैमाना एक उफ़क़ी लाइन, ठीक है। उफ़क़ी लाइन क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। जैसे अगर हम अपनी दोनों बाजू फैलाएं तो इस समत में, ठीक है, ये पैमाना एक उफ़क़ी खत की सूरत में दिया जाता है जो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। ये खत ज़मीन पर फासले और नक्शे पर फासले के दरमियान निस्बत को जाहिर करता है। जैसे ये देखें, ये 0 से लेकर 10 मील तक इसको जाहिर किया गया है, यानी ये 1 मील को जाहिर करेगा, 2 को, 3 को, यानी जो जो अलामत लगाई गई, हर एक जो डॉट है यानी हर एक जो लाइन है ये किसको जाहिर करेगी, 1 मील को, ठीक है बेटे। नंबर 2, अच्छा यहाँ पे देखें पैमाना, बयानिया पैमाना, स्टेटमेंट स्केल, कहता है कि यहाँ हम लिख के बताते हैं, बयान करके बताते हैं। कैसे कि बयानिया पैमाने में अल्फाज के ज़रिए से फासलों को जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर दिए हुए पैमाने में 4 मील का फासला 1 इंच से जाहिर किया गया है। यहाँ पे देखें कि 1 इंच जो है वो 4 मील का फासला है, यानी अगर 5 इंच की लाइन लगी होगी नक्शे के ऊपर तो हम समझेंगे कि ये 20 मील का फासला है। समझ आ रही मेरा बेटा आपको? ये जो बच्चे रियाजी पढ़ते हैं, आप लोग यकीनन रियाजी पढ़ते होंगे और जिनको दिलचस्पी होगी, तो जो ज्योमेट्री वाला हिस्सा होता है ना, उसमें भी ये चीज़ें मेरा बेटा और मेरी बेटियां ऐसे लिखा जाती हैं, ठीक है। जो हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन जिसमें हम ड्रा करते हैं, जिसमें हम शेप्स, ट्राइंगल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, या खास तौर पे ग्राफ जो है, जो ग्राफ है वो इन्हीं उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। ये वाला खास तौर पे ये दरमियान वाला जो हिस्सा होता है उसमें हम ऐसे स्केल को डिसाइड करते हैं, ठीक है, फिर लाइंस को ड्रा करते हैं, ठीक है बेटे, ये शो करते हैं स्केल की मदद से। अच्छा जी बेटे, अगला है हमारे पास कसर एतबारी पैमाना, यानी कसर एतबारी पैमाना का मतलब कि उसमें हम फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में शो करते हैं जो भी हमारे पास स्केल होता है। इस पैमाने में कसर यानी फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हुए फासला जाहिर किया जाता है। इस कसर का शुमार कुनिंदा कहते हैं न्यूमरेटर को। अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हो, जैसे हमारे पास 1/2 में लिखता हूं, तो ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है बेटे इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, यानी शुमार कुनिंदा बोलते हैं। ऊपर लिखी गई रकम को, ऊपर लिखी गई वैल्यू को, ऊपर लिखी गई कसर को क्या कहते हैं बेटे? शुमार कुनिंदा कहते हैं, ठीक है। इकाई यानी 1 होता है, यानी शुमार कुनिंदा कितना होता है? 1 होता है। समझ आ रही बात? अच्छा, जो नक्शे के फासले को जाहिर करता है, यानी कुल फासले को जाहिर करता है, टोटल को जाहिर करता है। अच्छा, जबकि कसर का निस्बत नुमा यानी डिनोमिनेटर, यानी नीचे वाली रकम, नीचे वाली वैल्यू, ये वाली, ये जो डिनोमिनेटर जमीनी फासले को जाहिर करता है, यानी ये जमीनी फासले को जाहिर कर रहा होता है। इस पैमाने को कसर और निस्बत दोनों में जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर 1:253,440 या 1/253,440, इस तरह उसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। अगले सफ़े पे आते हैं, नक्शों की इकसाम। नक्शों की कई इकसाम होती हैं, जैसा कि सबसे पहले नंबर पे आता है सियासी नक्शा, इसको कहते हैं पॉलिटिकल मैप। नंबर 2 पे आता है सियाहती नक्शा, और नंबर 3 पे आता है मौसमियाती नक्शा,
नंबर 4 पे आता है मसाहती नक्शा, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप, इसी तरह वेदर मैप, रास्ते का नक्शा यानी रोड मैप। इसको मजीद आगे बढ़ाने से पहले बेटे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो तफसीली सवाल नंबर 4 है मश्क में दिया गया, उसका जवाब हमें यहाँ से मिलेगा, इस वाले टॉपिक में से, इस वाले उन्वान में से। अच्छा बेटे, इसमें हम इससे पहले पिछले सफ़े पे जाएं तो उस सवाल का जवाब जो था वो यहाँ तक मुकम्मल होता है, वो मुझे बताने का याद नहीं रहा, इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पास सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 का जवाब यहाँ से शुरू होता है और उसका जवाब जो है बेटा जी यहाँ तक मुकम्मल होगा जहाँ तक ये सफ़ा ख़त्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोबारा बेटे। दोबारा मैं वापस आता हूँ, हम नक्शों की इकसाम की बात कर रहे थे, तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पे जो हमें नक्शे के बारे में बताया गया वो होता है सियासी नक्शा। तो ये जो सियासी नक्शा दिया गया है इसको आपने अच्छी तरीके से मेरा बेटा याद रखना है, क्योंकि जो मश्क है उसमें एक सवाल इससे मुतल्लिका है, तो आपको अगर ये इस नक्शे की समझ होगी, इसके बारे में पता होगा, तो उसमें सवाल का जवाब देना आसान हो जाएगा। ऐसे नक्शे जिनकी मदद से बैनुल अक़वामी यानी दूसरे मुल्कों के दरमियान सरहदें, मुल्क, दारुल हुकूमत और अहम शहर वगैरह तलाश किए जा सकें, सियासी नक्शे कहलाते हैं। आइए इन नक्शों के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। ये देखें, ये हमें एक सियासी नक्शा दिया गया है, इसमें यहाँ पर इसका टॉपिक यानी ये किसके बारे में है, पाकिस्तान का सियासी नक्शा है, यहाँ इसका स्केल दिया हुआ है और इसके बाद जो है यहाँ इसकी अलामात दी गई हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है जिसमें हमें एक बॉक्स नज़र आएगा, वो बॉक्स यहाँ पे है जहाँ पे मैं अभी ये जो है वो रेड कलर का दायरा लगाया है। ठीक है, सुर्ख रंग का दायरा जहाँ पे लगाया, यहाँ पे अलामात में हमें बताया हेड क्वार्टर सूबा ये पेशावर है और इसको दायरे से जाहिर किया गया है। ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पे हमें जाहिर किया गया है, बैनुल अक़वामी सरहद को इस लाइन से जाहिर किया गया है, ये वाली जो लाइन है। इसी तरह सूबाई सरहद को ऐसे, ठीक है, और ये देखें ये बलूचिस्तान का सूबा, ये पंजाब है, ये देखें ये लाइनें हमें नज़र आ रही है ना, ये वाली। तो आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे मेरा बेटा इन पे, तो आपको ये बहुत जल्द समझ आ जाएगा ये वाला नक्शा। ठीक है, और इसी तरह फिर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ये सुर्ख आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये लाइन ऑफ कंट्रोल लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये देखें रेड कलर में, ये कराक्रम से यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल मुजफ्फराबाद, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, और इसके नीचे फिर दरिया को जाहिर किया गया है, ये देखें ये ब्लू से, ये दरिया सिंध है, ये जितना ब्लू एरिया है ये सारा का सारा किसको जाहिर कर रहा है बेटे, दरिया को। ठीक है, ये दरिया सिंध है ये वाला। और इसी तरह अगर नीचे आए यहाँ पे ये बहीरा अरब है, ये वाला आपको, बल्कि ये तो नीचे चला जाता है ना, ये फ्रेम से बाहर आ जाता है, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा, यानी ब्लू एरिया जो है वो दरिया को जाहिर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी मज़ीद, यहाँ हमें बताया गया है सियाहती नक्शे को, टूरिस्ट मैप। ठीक है, टूरिस्ट मतलब सैर सपाटे वाला नक्शा। अगर आपने सैर करनी है, कहीं पे जाना है घूमने फिरने के लिए, तो आपको ये वाला नक्शा ख़रीदना पड़ेगा। सियाहती नक्शे सयाहों के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो किसी जगह के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। ऐसे नक्शों में किसी सियाहती मकाम की मुकम्मल तफसील बताई जाती है, जैसा इस जगह की तस्वीर, अहम मकामात की निशानदही और अहम सड़कें वगैरह। अब यहाँ पे देखें हमें बिल्कुल यही चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पर, कि यहाँ दरख्त हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसके अलावा स्टेशन जाने का रास्ता है, ये फैमिली पार्क यहाँ पे है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, फिर ये शॉप है, ठीक है, बैठने की जगह है, गेट है यहाँ पे, अंदर जाने का रास्ता बताया हुआ है, और मतलब वो उसी से रिलेटेड, ठीक है, फूड कोर्ट बताए हुए हैं। तो ये यानी जो सैर करने के लिए मखसूस एक नक्शा बनाया जाता है सिर्फ सयाहों के लिए, टूरिस्ट लोगों के लिए, ताकि उनको उनसे मुतल्लिका जगह ढूंढने में आसानी रहे। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं बेटे मौसमियाती नक्शे की जानिब। तो मौसमियाती नक्शा जैसा कि हमें उन्वान से ही समझ आ रही होगी कि ये वेदर से रिलेटेड है, यानी मौसम से मुतल्लिका है। किसी इलाके में एक मखसूस वक्त में मौसम का हाल मुख्तलिफ अलामतों के ज़रिए से दिखाने के लिए मौसमियाती नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मौसमियाती नक्शा है जो हमें सामने ज़ाहिर किया गया। इसकी तफसील यहाँ नहीं बताई गई, इसलिए मैं भी इसकी तफसील में अभी नहीं जाना चाहूँगा। जी बेटे, आगे आते हैं बेटे मसाहती नक्शा की जानिब, जिसको कहते हैं टोपोग्राफिकल मैप। कहते हैं ज़मीनी खदोखाल। ठीक है, खदोखाल का मतलब कि जो ज़मीन जैसे नज़र आती है, जैसे पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, पहाड़ यानी ऊंची जगह, वादियाँ गहरी जगह, और मैदान सीधे, ठीक है ना,
वगैरह दिखाने के लिए मसाहती नक्शा इस्तेमाल होता है या होते हैं। ये ज़मीनी खदोखाल कंटोर लाइंस, यानी ये जैसे ये वाली लाइंस लगाई गई हैं, इन लाइंस को क्या कहते हैं, कॉन्टोर लाइंस कहते हैं इनको, की मदद से दिखाए जाते हैं। इन लाइनों की मदद से पता चलता है कि कोई जगह कितनी बुलंदी पर वाक़या है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमें बताया गया है कि ये इसकी बुलंदी कितनी है। ये पहाड़ है, एक पहाड़ की बुलंदी के बारे में बताया गया कि यहाँ तक इसकी बुलंदी, ये इसकी जो चोटी है वो 4000 मीटर बुलंद है। ठीक है, ये फुट, सॉरी ये फुट में है क्योंकि नीचे लिखा हुआ फुट में है, तो 4000 फुट ऊंची है ये। यहाँ तक ये 3500 है, फिर 3000 है, फिर 2500। ठीक है, तो इस तरह का जो नक्शा होता है बेटे उसको मसाहती नक्शा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मजीद रास्ते के नक्शे के बारे में। ये जो हमने तफसीली सवाल नंबर 1 पढ़ना है उसका जवाब बेटे इसमें होगा। ठीक है, यानी रास्ते के नक्शे के बारे में उसने पूछा होगा उस सवाल में। रास्ते के नक्शे में अहम जगहें जैसे हाईवेज, ठीक है, यानी बड़ी बड़ी सड़कें जो होती हैं, सड़कें आम रोड जो होते हैं, और रेलवे लाइंस वगैरह दिखाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे लाहौर का नक्शा हमें दिखाया गया है कि ये इस तरह का नक्शा है। यहाँ पे नीचे अलामतें इसकी जो दी हुई हैं कि सड़क जो है वो ये जो डबल लाइन है, ठीक है, इस्लामाबाद को जो सड़क जाती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है, जिसको हम हाईवे भी कह सकते हैं। इसी तरह रिहाइश है, ये पार्क्स को ग्रीन से ज़ाहिर किया गया है, ये ग्रीन रेक्टेंगल से। रिहाइशों को इस वाले बॉक्स की रिप्रेजेंट किया गया इस वाले बॉक्स से, और शहर की हदबंदी को डॉटेड लाइन से। सड़कें जो हैं वो इसी तरह, सड़कों की अलामत ये है, और बड़ी सड़क की यानी जिसको हम हाईवे कहते हैं, रेलवे लाइन की अलामत ये है, नहर की अलामत ये है, और दरिया की अलामत ये है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, ये आप इसको थोड़ा सा तफसील से देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह खुद ही समझ आ जाएगी ये सारी की सारी इस नक्शे की, इन अलामात की बदौलत, इन अलामात की वजह से। जी बेटे, आगे बढ़ते हैं मजीद। खतूते अर्जबल्द और तूलबल्द, ये बहुत अहम टॉपिक है, ये वाला अहम है, इसको ध्यान से समझना आपने। थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है, यानी समझने वाला है, तो इसलिए आपकी जो है तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए यहाँ पे। नक्शे या ग्लोब पर उफ़की और मुतवाज़ी, उफ़की का मतलब होता है बेटे एक्स एक्सिस पर, और मुतवाज़ी लाइनों के जाल को ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ये उफ़की और अमूदी लाइनें जो लगाई गई हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। ठीक हो गया, यानी हम आम अपनी ज़ुबान में अगर इसको कहें तो ये जो डिब्बे से बनाए हुए हैं इनको ग्रिड कहते हैं। ये फ़र्जी खतूत होते हैं, यानी फ़र्जी का मतलब होता है अपनी तरफ से बनाए गए होते हैं, फ़र्ज किए गए होते हैं, हालांकि ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ आसानी के लिए, समझने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप देखें कभी जो पेंटर्स होते हैं और जो नक्शे वगैरह बनाते हैं आमतौर पर, वो पहले रफ सा एक स्केच बनाते हैं, उसी तरह का हम कहते हैं कि ये इसको समझने के लिए ये सिर्फ लाइंस लगाई जाती हैं, ग्रिड लाइंस जो होती हैं, जिन्हें खतूते अर्जबल्द और खतूते तूलबल्द यानी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड जो लाइंस होती हैं बेटे वो एक्स एक्सिस पे होती हैं, यानी जिस तरह आपके पेज के ऊपर लाइंस लगी होती हैं, आपके पास अगर जो पेपर होता है उस पेपर पे देखें, या जिस समत में ये लाइनें लिखी हुई हैं, ये देखें, ये लाइनें इस समत में लिखी हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इसको कहते हैं बेटे लैटिट्यूड साइड, एक्स एक्सिस। ठीक है, और उफ़की सतह, मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि आपको तफसील से बताऊं, आप गौर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। दूसरी समत इसके जो ऑपोजिट होती है उसको कहते हैं बेटे लॉन्गिट्यूड, अमूदी। ठीक है, अमूदी का मतलब क्या होता है, आप नीचे से ऊपर, यानी आपके पाँव से आपके सर की जानिब या सर से पाँव की जानिब, इसको कहते हैं बेटे लॉन्गिट्यूडनल साइड या अमूदी साइड। ठीक है, और मजीद आप इसको बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि इसको कहते हैं कॉलम वे, कॉलम वाइज। ठीक है, इसको कॉलम भी बोलते हैं, यानी इस समत में कॉलम होते हैं, जिस तरह हमारे घरों के पिलर खड़े होते हैं, घर में पिलर होते हैं ना, जो वो नीचे से ऊपर की जानिब यानी हमारे पाँव से सर की जानिब खड़े होते हैं, तो इसलिए उसको कॉलम बोलते हैं। अगर आप रियाजी में पढ़ेंगे तो आपको वो भी कॉलम ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम अभी मुशर्रती उलूम का मज़मून पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसको लॉन्गिट्यूड से कहा गया है, लॉन्गिट्यूड होता है ये, और दूसरा लैटिट्यूड होता है, यानी अगर हम लेट जाएं ज़मीन के ऊपर तो वो लैटिट्यूड साइड होगी हमारी। ठीक है, यानी लैटिट्यूड वे होगा, और अगर हम खड़े हो जाएं तो ये लॉन्गिट्यूड साइड होगी। या अगर हम वैसे इसको और तरह से समझना चाहें तो अगर हम अपने बाजू फैला दें दोनों समत में तो वो होगा बेटे लैटिट्यूड आपका। ठीक है, यानी आपके लिए वो लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करेगा आपकी दोनों बाजू। और इसी तरह अगर हम अपने बाजुओं को समेट लें, अपनी बॉडी के साथ टच कर लें और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं अटेंशन पोजीशन में, तो पाँव से सर की जानिब लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट होगा।
ठीक है बेटे, अगर आपको कोई इसमें थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, समझ ना आई हो, तो आप बता सकते हैं मुझे नीचे कमेंट करके। इन खतूत की मदद से पता चलता है कि कोई इलाका या मकाम ग्लोब या नक्शे पर किस जगह वाक़या है। तो ये बहुत अहम ये वाली चीज़ें हैं, ये बातें हैं जो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा तफसील में बताया, ताकि ये दो बातों का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, वाजे हो जाए। अच्छा बेटे, आगे बढ़ते हैं खतूत अर्ज बल्द की जानिब। ये बहुत अहम है ये वाला भी मौजू, तो इसलिए मेरा बेटा इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें देखें, इसमें सवाल भी देखें दो बने हैं इसमें से, जो मश्क में सवाल हैं। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसका जवाब भी इसमें है, और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका जवाब भी इसी टॉपिक में से है, इसी मौजू में से लिया गया है, इसी टॉपिक में से लिया गया, इसी उन्वान में से लिया गया है। तो इसलिए ये अहम हो गया और भी ज़्यादा। वो फर्जी खतूत जो ग्लोब या नक्शे पर मशरिक से मगरिब की जानिब खींचे जाएं, मशरिक से मगरिब की जानिब खींचे जाएं, इन्हें खतूत अर्ज बल्द कहते हैं। ये देखें, ये वाले, इनको क्या कहते हैं? ये मशरिक से मगरिब की जानिब खींचे गए खतूत हैं ये वाले, ठीक है। ये वाले देखें, ये और ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ये सारी की सारी लाइनें जो हैं ये मशरिक से मगरिब की जानिब खींची गई हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटे? इनको कहते हैं खतूत अर्ज बल्द। इनमें सबसे बड़ा खते अर्ज बल्द जो 0 दर्जे पर है, 0 दर्जे यानी ये वाला बिल्कुल सेंटर में, दरमियान में, ठीक है। दरमियान में जो खत है बेटे, इसको खते इस्तवा कहते हैं। 0 दर्जे पर है खते इस्तवा, यानी इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। इक्वेट, अगर आप थोड़ा सा रियाजी में दिलचस्पी रखते हैं, जो कि मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी अल्हम्दुलिल्लाह है रियाजी में, तो उसमें इक्वेशन से ये वाला लफ्ज़ मिलता जुलता है। इक्वेशन का मतलब भी ये होता है बराबरी। पलड़ा जो है, यानी अगर आप पुराने ज़माने में अगर आप देखें जिसमें तोलते होते थे वज़न को, तो उसमें एक पलड़े का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ एक जैसा वज़न हो, बराबर, तो तराजू जो है वो इक्वल होता है, यानी उसमें वज़न इक्वल होता है। तो इसी तरह इसका मतलब ये है कि जितने एंगल इसके दाएं तरफ हैं उतने ही एंगल इसके बाएं जानिब हैं, तो इसलिए ये इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। यानी बिल्कुल दरमियान वाला खत, खत इस्तवा, ठीक हो गया बेटे। ये खत, अब इसमें सवाल नंबर 3 का जवाब है, मुख्तसर सवाल नंबर 3 का, उसमें पूछा गया होगा कि खत इस्तवा किसे कहते हैं। और सवाल नंबर जो 1 था मुख्तसर, उसमें पूछा गया होगा कि खतूत अर्ज बल्द किसे कहते हैं, ठीक हो गया बेटे। तो हमने दोनों का जवाब यहाँ बता दिया अभी तक। ये खत जमीन को उफ़की यानी एक्स एक्सिस का या उफ़की समत का मैंने बता दिया बेटे आपको, कि जिस समत में ये लिखी हुई लाइनें हैं ये, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। खतूत अर्ज बल्द खत इस्तवा के मुतवाजी शमालन जुनूबन पाए जाते हैं। इन खतूत की कुल तादाद 180 है। तो जो बेटे खतूत अर्ज बल्द होते हैं ये 180 होते हैं। इनकी तादाद भी याद रखनी, क्योंकि ये भी मुख्तसर सवाल में पूछा गया है। 90 खतूत अर्ज बल्द खत इस्तवा के शमाल में, और 90 जो हैं वो जुनूब में हैं। ये खत किसी न किसी जाविये को जाहिर करते हैं। खतूत अर्ज बल्द के ज़रिए से मकामात के दरमियान फासले को मालूम किया जाता है, ठीक है। यानी इनका फ़ायदा क्या होता है, इनका मकसद क्या है, और इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम मुख्तलिफ मकामात के दरमियान फासले को मालूम कर लेते हैं। आगे दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है खतूत तूल बल्द, यानी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये हमारे पास बेटे जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी मुख्तसर सवाल नंबर 2 है उसका जवाब है, यानी जो सुर्ख रंग से यहाँ पे निशान लगाए गए हैं वो सवाल नंबर 2 के जवाब हैं, और जो ये जो स्काई ब्लू कलर से निशान लगाए गए हैं वो मुख्तसर सवाल नंबर 3 के जवाब है वो, ठीक है बेटे। अब हम पढ़ते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि वो फर्जी खत जो ग्लोब या नक्शे पर शमाल से जुनूब की जानिब, शमाल से जुनूब कह लें या हम कह लें ऊपर से नीचे की जानिब कह लें, एक ही बात है, क्योंकि इसमें समत भी वही जाहिर की गई है। इन्हें खतूत तूल बल्द यानी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। खतूत तूल बल्द में 0 डिग्री के खत को निस्फुन नहार आज़म प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, जो इंग्लिस्तान के मकाम ग्रेनिज से गुजरता है, ठीक है बेटे। यानी इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिस्तान के मकाम जिसका नाम ग्रेनिज है वहां से ये गुजरता है, ठीक है बेटे। इस वाले खत की बात की जा रही है जो डॉटेड लाइन है, ये वाली, ये 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री किस लिहाज से है, ये
लॉन्गिट्यूड के लिहाज से। जी बेटे आगे बढ़ते हैं। खते निस्फुन नहार आजम जमीन को अमूदी यानी वाई एक्सिस तौर पर दो हिस्सों में तकसीम करता है। जैसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो खते इस्तवा होता है, ये देखें, जो खते इस्तवा होता है वो लैटिट्यूड को दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह लॉन्गिट्यूड को यानी खतूते तूल बल्द को भी एक खत दो हिस्सों में तकसीम करता है बेटे, जिसको कहते हैं हम खते निस्फुन नहार आजम यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं उसको। आगे बेटे बढ़ते हैं इसमें कि खतूते तूल बल्द की कुल तादाद 360 है। 180 खतूत मशरिक में और 180 मगरिब में है। खतूत तूल बल्द की मदद से हम दो मुल्कों के दरमियान वक्त का फ़र्क मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, अब ये भी हमें बताया है, अगले सफ़ात में भी बताएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा बताया गया इस बारे में। ख़ते इस्तवा एक अहम ख़ते अर्ज बल्द है और इसी तरह ख़ते निस्फुन नहार आज़म भी एक अहम ख़ते तूल बल्द है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि मज़ीद आप लोगों को जानना चाहिए कि जो अर्ज बल्द है वो करीबन 111 किलोमीटर है, ठीक है, यानी उसकी जो लंबाई है वो 111 किलोमीटर है, यानी अर्ज बल्द जो खत है वो 111 किलोमीटर है। इसी तरह एक तूल बल्द जो है वो 4 मिनट के बराबर है। कैसे बराबर है ये, इसकी जो है वो वजाहत अगले सफ़े पे भी की गई है। मजीद जो है वो मैं वहीं पे आपको इसकी रियाजियाती शक्ल जो है वो बता दूंगा। मजीद जो है वो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आसानी के लिए आपको बताना चाहूँ तो ये है बेटे कि जो कुल जो डिग्री होते हैं, कुल जो हमारे पास जाविये होते हैं वो 360 बनते हैं। कितने बनते बेटे, 360 डिग्री। और ये चक्कर 360 जो मुकम्मल करती है ना ज़मीन, वो करती 24 घंटों में, ठीक है। थोड़ा सा रियाजियाती अमल में आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखें, जब हम 360 को 24 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा बेटे 15 डिग्री। यानी इसका मतलब कि हर एक घंटे में जो ज़मीन है वो 15 डिग्री मुड़ जाती है। समझ आ रही बात, यानी एक घंटे में ज़मीन जो है वो 15 डिग्री जो है वो मुड़ जाती है, यानी 15 डिग्री का सफ़र तय कर लेती है। हम ये ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब कि एक घंटे में 15 डिग्री, तो हमें ये पता करना है कि एक डिग्री जो है उसमें कितने मिनट होते हैं। तो 15 डिग्री एक घंटे में, तो एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। जब हम 60 मिनट को 15 पे तकसीम करेंगे तो यह रहेगा 60 डिवाइडेड बाई 15, तो यह रहेगा 4 मिनट। यही उन्होंने लिखा है कि 4 मिनट जो है वो 1 डिग्री तूल बल्द, यानी 4 मिनट में 1 डिग्री का डिफरेंस आता है तूल बल्द में। समझ आई, यानी ज़मीन जो है वो 4 मिनट में 1 डिग्री मुड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मजीद अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा मेरा बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटे। अहम खतूत अर्ज बल्द, ये वाला जो हमारे पास तफसीली सवाल नंबर 5 होगा उसमें हमें इसी एक मौजू के बारे में पूछा गया होगा कि अहम खतूत अर्ज बल्द लिखें यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं हमें, तो इन सबको आपने अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है और इसको याद भी करना है। यहाँ पे ये सबके नाम बताए हुए हैं। ये कुतुब शुमाली है ये, ठीक है, और यहाँ पे कुतुब जुनूबी है। इसी तरह यहाँ पर हमें ख़ते इस्तफ़ा 0 दर्जा अर्ज बल्द है जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ये हमने इससे पिछले वाले सफ़र में भी पढ़ा ये वाला। और अगर हम इस वाले हिस्सा की बात करें तो ये कहता है दायरा कुतुब शुमाली ख़ते इस्तवा से 66 होल नंबर 1.5 डिग्री शुमाल में वाक़या है, यानी ये दायरा कुतुब शुमाली की बात हो रही है। इसी तरह ख़ते सरतान ख़ते इस्तवा से 23.5 डिग्री शुमाल में वाक़या है। इसी तरह इसके बरअक्स अगर हम नीचे आएँ यानी जुनूबी कुतुब की जानिब, तो इस कहता है ये दायरा कुतुब जुनूबी ख़ते इस्तवा से 66.5 डिग्री जुनूब में वाक़या है। इसी तरह अगर हम बात करें इसके ऑपोजिट, तो कहता है ख़ते जद्दी, ये जो ऊपर वाली साइड पे यानी कुतुब शुमाली है उसको ख़ते सरतान कहते हैं। इसी तरह जो कुतुब जुनूबी है उसको ख़ते जद्दी कहते हैं, वो भी 23.5 डिग्री जो है वो जुनूब में वाक़या होता है। और जो सेंटर में ख़त होता है इसको ख़ते इस्तवा कहते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ इसके अहम खतूत थे जिनके बारे में हमें बताया गया है। हमने इसमें जो एक ख़त के बारे में पहले पढ़ा था, मज़ीद जो है वो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं कि ये ख़ते सरतान है और ये ख़ते जद्दी, और बाकी इनकी मज़ीद तफसील यहाँ पर बताई गई है कि ये कितने डिग्री पर वाक़या होता है। आगे एक और अहम जो है वो टॉपिक हमारा शुरू होता है जो कि है टाइम जोन्स के बारे में, यानी जो वक्त हमारा बदलता है दुनिया में, पूरी दुनिया में,
औकात जो हैं या जो घंटे हैं या एक मुल्क का दूसरे मुल्क से जो टाइम का डिफरेंस है, वक्त का दौरानिया उसमें फ़र्क है, वो कैसे जो है वो उसको कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उसको सेट किया जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 1884 में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में ग्रेनिच के मकाम से, ये हमने पिछले सफ़े में पढ़ा कि ये कौन सी जगह है, इंग्लैंड में। ठीक है, यहाँ देखें हमने ये पढ़ा था, दोबारा इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। इंग्लिस्तान के मुकाम ग्रेनिच से गुजरता है ये खत, तो इसी की बात हो रही है अगले सफ़े पे भी। 1884 में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में ग्रेनिच के मकाम से गुजरने वाले ख़त नस्फ़ुन नहार यानी प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री का खत माना गया, ये भी हमने पढ़ा। इस जगह के वक्त, यानी ये इस जगह के वक्त की बात करें ग्रेनिच की, तो कहता है ग्रेनिच मीन टाइम, जिसको GMT कहते हैं। आप कभी भी देखें किसी भी जगह का, आप अगर आप कंप्यूटर का टाइम सेट कर रहे हो तो वहाँ GMT +5 लिखा होगा या GMT कुछ लिखा होगा, वो मुल्कों के हिसाब से वहाँ लिखा होता है। यानी ये एक स्टैंडर्ड जो हमारे पास एक कह लें कि पैमाना है टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करने का, तो इसको कहते हैं GMT, ग्रेनिच मीन टाइम। ठीक हो गया, को म्यारी मान लिया कि आ गया। म्यारी का मतलब कि ये हमारे पास एक पैमाना है, और 24 टाइम जोन बनाए गए हैं जो दिन के 24 घंटों को जाहिर करते हैं। 12 टाइम जोन्स ग्रेनिच के मशरिक में हैं और 12 मगरिब में हैं। इसी मकाम से मशरिक की जानिब जाते हुए हर एक टाइम जोन में वाक़या मकामात का वक्त 1 घंटा आगे होता है। जैसा कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारा टाइम भी आगे होगा। इसी तरह मगरिब की जानिब जाते हुए हर एक टाइम जोन में वाक़या मकाम का वक्त 1 घंटा पीछे होता जाएगा। यानी जो मुल्क ग्रेनिच से मगरिब की जानिब है उनका टाइम सब्ट्रैक्ट होगा, और जो मशरिक की जानिब है उनका टाइम जोन जो है वो उसमें ऐड करना पड़ेगा वक्त को। कहते हैं कि दिए हुए नक्शे जो सफ़ा नंबर 61 पे हैं, जब हमने वहाँ पे देखा तो उसको जो है वो आप मज़ीद एक दफ़ा देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान करीबन GMT 5+ का मतलब समझिए, अब टाइम जोन में वाक़या है, इसलिए यहाँ का वक्त ग्रेनिच के मकाम से 5 घंटे आगे होता है। अगर ग्रेनिच में सुबह के 11 बज रहे होंगे तो पाकिस्तान में शाम के करीबन 4 बज रहे होंगे। इस वक्त के लिहाज से दुनिया को 15 दर्जे तूल बल्द की पट्टियों में तकसीम किया गया है। उसकी वजह मैंने ये पिछले सफ़े में देखें आपको कैलकुलेशन करके बताई थी कि हर 1 घंटे के बाद 15 डिग्री का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है अगले सफ़े पे कि वक्त के लिहाज से दुनिया को 15 दर्जा तूल बल्द की पट्टियों में तकसीम किया गया है, उन्हें टाइम जोन्स कहा जाता है। ठीक है, यानी हर 1 घंटे के बाद जो है वो 15 डिग्री का जो फर्क पड़ता है, उस वजह से उसको उन पट्टियों में तकसीम किया गया है। यहाँ देखें मजीद आगे अगले सफ़े पे जाने से पहले कहता है कि आपको मजीद जानना चाहते हैं कि ज़मीन 1 घंटे में 15 दर्जे तूल बल्द सूरज के सामने से गुजरती है। यही बात मैंने पिछले सफ़े पे आपको बताई। ये देखें यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, गुजरती है। इसी तरह 24 घंटों में 360 डिग्री तूल बल्द पूरे करते हुए ज़मीन अपनी एक गर्दिश मुकम्मल कर लेती है, यानी पूरा एक चक्कर लगा लेती है ज़मीन। कहता है हर एक टाइम जोन 15 दर्जे तूल बल्द पर मुश्तमिल है। क्योंकि तूल बल्द की तादाद 360 है, इस तरह 24 टाइम जोन्स बनते हैं। यानी अगर 360 को 15 पे तकसीम करें तो 24 होते हैं। ठीक हो गया, इसीलिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अच्छा जी बेटे, आगे बढ़ते हैं मजीद। कहते कि यहाँ पे देखें AM और PM, अक्सर जो है वो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि जी हम AM और PM क्यों लिखते हैं। ठीक है, वक्त के साथ कि जी अब 12 PM है या 9 AM है या 9 PM, उसका मतलब अब आप समझे मेरा बेटा। यहाँ पे AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, यानी बिफोर नून। ठीक है, PM कहते हैं बेटे पोस्ट मेरिडियन को, यानी आफ्टरनून। अब यहाँ पे मजीद समझें कि 24 घंटों का एक दिन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। AM से मुराद दोपहर 12 बजे से पहले, लेकिन रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक के 12 घंटों को AM से जाहिर किया जाता है। यानी रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये AM होता है, और दोपहर 12 बजे से फिर रात 12 बजे तक ये PM होता है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं कि आइए ग्रेनिच के मकाम से लाहौर का वक्त मालूम करें। किसी जगह का वक्त मालूम करने के लिए इस जगह का तूल बल्द मालूम होना ज़रूरी है। लाहौर का तूल बल्द करीबन 75 डिग्री मशरिक है, यानी ये मशरिक की जानिब है। अब और हमें पता है कि अगर मशरिक की जानिब होगा तो ऐड होगा टाइम, और अगर मगरिब की जानिब होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस होगा, तफरीक होगा। अगर ग्रेनिच में दोपहर के 12 बजे हो तो लाहौर में वक्त क्या होगा। कहता लाहौर में ग्रेनिच के वक्त में फ़र्क
बराबर होगा लाहौर का तूल बल तकसीम 15 डिग्री। 15 डिग्री इसलिए क्योंकि हर एक घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो 75 डिवाइडेड बाय 15 तो 5 घंटे आ रहेगा, यानी 5 घंटे का फर्क होगा ग्रेनिज से लाहौर का। ठीक है, पाकिस्तान का म्यारी वक्त 75 डिग्री तूल बल मशरिक से लिया जाता है। तो ये भी हमें वही बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लाहौर ग्रेनिज के मशरिक में है इसलिए इसका वक्त ग्रेनिज के वक्त से 5 घंटे आगे होगा। यानी ग्रेनिज में अगर दोपहर के 12 बजे हों तो लाहौर में शाम के 5 बज रहे होंगे। कैसे, यहाँ देखें 12 बजे में अगर हम 5 घंटे जमा करें तो 17 बजेंगे। 17 बजे का मतलब ये होता है कि शाम के 5 बजे। ठीक है बेटा जी, इस तरह हमारा ये सबक जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि आपने सीखी होंगी यकीनन। मैं मज़ीद अब दोबारा इसको नहीं पढ़ना चाहता। आगे आपको सवालात दिए हैं मुख्तसर, आप इन सवालों को पढ़िएगा और इनके जवाबात जो हम पढ़ चुके हैं पूरी वीडियो में, मैंने वहाँ निशानात भी लगाए हैं। जैसे ये पहला सवाल है तो मैंने S1 लिखा होगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। जहाँ 2 लिखा है इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन सभी सवालात के जवाबात मैंने वहाँ पर बताए हुए हैं पहले ही। इसी तरह तफसीली जवाबात भी मैंने वहाँ बताए हैं कि मसाहती और रास्ते के नक्शे में फ़र्क बताएं। वहाँ निशान लगाया हुआ है कि L1 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, यानी तफसीली सवाल नंबर 1 का जवाब आपको मिल जाएगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब भी आपको मिल जाएगा। दिए हुए नक्शों को देखते हुए लिखेंगे या नक्शों की कौन सी किस्में हैं। ये हमें पता है कि ये मौसमियाती नक्शा है, ये हमें पढ़ा था पहले भी, मजीद मैंने नीचे लिख भी दिया है। ये देखें, ये सियाहती नक्शा है, ये वाला ऊपर लिखा भी हुआ है। मजीद यहाँ नीचे हमसे पूछा जा रहा है ये कि क्या कौन सा नक्शा है ये। अब नीचे कहते हैं सवाल नंबर 4 में नक्शे के अनासर के इस्तेमाल करते हुए नक्शा मुकम्मल करें। यहाँ हमें पूछा गया है कि ये कौन सा नक्शा है। ये पाकिस्तान का सियासी नक्शा है ये। ठीक है, इसमें दारुल हुकूमत, इसके लिए कोई भी अलामत आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा शहर कौन सा है, आपका शहर जो भी हो उसमें उसको पॉइंट आउट करें, सूबाई हदूद को, मुल्की हदूद को। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर लिखना भी होगा आपने। तो ये आपको मैंने एक सवाल में बताया था, ये जो कि पाकिस्तान का सियासी नक्शा था उसमें, कि ये इस सवाल का जवाब वो होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। आगे हमें कहा गया है कि आपने अलामात यही जाहिर करनी है। पाकिस्तान के शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरब में कौन से ममालिक और समंदर वाक़ हैं, दी हुई जगह में लिखें। वहाँ आपने लिखना है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कहाँ वाक़ है, नक्शे पर स्टार की मदद से लिखें। अपने शहर को डॉट से जाहिर करें, सूबाई हदूद को डॉट लाइनों से यानी डॉटेड लाइन की मदद से जाहिर करें। अलामती फहरिस्त लिखें, यानी आपकी सलामत से क्या चीज़ जाहिर कर रहे हैं। दी हुई तस्वीर में अहम खतूत अर्ज बल्द के नाम लिखें। ये मैंने ये भी बताया था सवाल नंबर 5 का जवाब आपको। और इस तरह हमारा ये जो सबक है बेटे ये मुकम्मल हो चुका है। मज़ीद इस पूरे सबक के मुतल्लिक़ कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। शुक्रिया।